हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। बेटा जैसा हम लोग जानते हैं गुरुदेव का मिशन अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, और इसी मिशन को पूरा करने के लिए आज बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं SBTS 17 की। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द टर्म क्लासिकल एंड मॉडर्न बायोलॉजी मेनली डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ। तो बेटा जो क्लासिकल और मॉडर्न बायोलॉजी है उसको मेनली डिफरेंस किया जाता है और ये मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी की बेसिस पर। तो 91 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। और ये दिया हुआ है बेटा पेज नंबर 188 पर। नेक्स्ट देखें, द ट्रेनिंग ऑफ द ओवर 50 PhD स्कॉलर्स अंडर रामदेव मिश्रा इंडिकेट। बेटा रामदेव मिश्रा के अंतर्गत बेटा 50 PhD स्कॉलर्स ने PhD करी है और ये बताता है कि बेटा कि इनके अथक प्रयास से इकोलॉजी के फील्ड में रिसर्च का एरिया एक्सपेंड हुआ है। तो 92 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। और ये लिखा हुआ है ओवर सुपरविजन ऑफ रामदेव मिश्रा, और रामदेव मिश्रा को बेटा फादर ऑफ इकोलॉजी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 93 देखें, रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड लेवल सच एज मैक्रोमॉलिक्यूल, सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। यस बेटा मैक्रोमॉलिक्यूल से ही बायोलॉजिकल अर्थ शुरू हुआ है और बायोम पर जाकर खत्म हुआ है, बायोस्फीयर पर खत्म हुआ है जाकर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी आर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस एंड इकोसिस्टम एंड बायोम आर लोअर देन टिश्यू। बेटा ये बात गलत हो गई है, इकोसिस्टम और बायोम टिश्यू से हायर होती है। सो सी इज फॉल्स। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेड व्हेन मूव फ्रॉम मॉलिक्यूल टू बायोम्स। यस तो बेटा जब हम लोग लोअर ऑर्गेनाइजेशन से हायर ऑर्गेनाइजेशन जोड़ जाते हैं तो बेटा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। इस तरह से बेटा ए बी डी आर करेक्ट एंड सी आर इनकरेक्ट। तो ए बी डी आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 94, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर एज ए पॉपुलेशन। तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ही केवल पॉपुलेशन बनाएंगे ऐसी बात नहीं है बेटा। पॉपुलेशन के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ग्रुप को भी पॉपुलेशन कह दिया और अदर्स में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वालों को कहा है, इसलिए बेटा ये ओनली वाला केस हो गया फॉल्स। नेक्स्ट देखें, पॉपुलेशन स्टडी इंक्लूड इन बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये हो गया ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चले हम लोग। 95 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर विल मोस्ट लाइकली कॉज द रैपिड डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। तो बेटा नेटलिटी तो प्लस से शो होती है, इमिग्रेशन प्लस से शो होता है, हाई इमिग्रेशन एंड लो इमिग्रेशन ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, हाई नेटलिटी ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और हाई मोर्टलिटी और हाई इमिग्रेशन, हाई मोर्टलिटी एंड हाई इमिग्रेशन ये है रैपिड डिक्लाइन। तो ये भी निगेटिव हो गया और ये भी निगेटिव हो गया, इसलिए बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी रैपिडली डिक्लाइन करेगी और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। तो 95 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। 96 की बात करें, इमिग्रेशन इक्वल टू इमिग्रेशन। तो बेटा अगर इमिग्रेशन ई माइग्रेशन के बराबर हो जाएगा और नेटलिटी बेटा नेटलिटी बराबर हो जाएगी मोर्टलिटी की, तो हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन देखने को मिलेगी। तो 96 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97, विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जरा देखें, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर आर जनरली व्हाइट इन अवेलेबिलिटी इन लो लाइट। यस बेटा रात में खिलने वाले फ्लावर सफेद होते हैं क्योंकि पॉलिनेशन के लिए रात में उनका दिखना जरूरी। बीज आर लोकेट नेक्टर वजह सोर्स ऑफ क्यू। तो बेटा सेंसरी क्यू, जो बी है वो पहचानती है कहाँ नेक्टर है कहाँ नहीं, वो सेंसरी क्यू से पहचानती है। कैक्टस स्पाइन बनाता है एडाप्टेशन करके बेटा वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए और अग्रेजर मैमल से अपने आप को बचाने के लिए। एंड रिकॉग्निशन ऑफ मदर बाय चिक एन एग्जांपल ऑफ बिहेवियरल एडाप्टेशन। यस
तो ए बी सी डी आर करेक्ट, तो ए बी सी डी आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो इस तरह से बेटा अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। 98 देखें, क्वेश्चन नंबर 98, द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इज नॉट स्टैटिक पैरामीटर। तो बेटा साइज ऑफ पॉपुलेशन हमेशा स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता, ये बात तो हो गई बेटा ट्रू। सेकंड देखें, द मोर्टेलिटी इज ए नंबर ऑफ डेथ। तो बेटा मोर्टेलिटी को डेथ का नंबर ऑफ डेथ कहा जाता है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर गिवन टाइम। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 98 इज ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट ये लिखा है बेटा मोर्टेलिटी ये नंबर ऑफ डेथ और ये नेटलिटी नंबर ऑफ बर्थ। पेज नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 99 देखें, 99 देखें बेटा मैच द ऑर्गेनिज्म विद कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। ध्यान से देखेंगे कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराया जाए। चलो बेटा पैसिफिक सलमान को याद रखते हैं वंश ब्रीडिंग के लिए, और बेटा बैम्बू को भी याद रखें वंश ब्रीडिंग के लिए। और पर्ल ऊस्टर जो होता है लार्ज साइज प्रोजनी प्रोड्यूस करता है, स्मॉल साइज प्रोजनी लार्ज इन नंबर प्रोड्यूस करता है। बर्ड्स मैनी टाइम ब्रीडिंग करती हैं। इस तरह से ए मैच विद 2, बी मैच विद 2 और करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 100 की बात करी जाए, असर्शन पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलवेज एक्सप्रेस इन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। बेटा जो असर्शन है इसे जरा ध्यान से देखें। तो बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा नंबर पर डिपेंड नहीं करती, अलग अलग पैरामीटर की हम लोगों ने बात करी है, तो असर्शन हो गया बेटा फॉल्स। और इन सम इकोलॉजिकल सिचुएशन टोटल नंबर में नॉट बी मीनिंगफुल मेजर, ये बात हो गई बेटा ट्रू। हम लोगों ने बैनियन ट्री की बात करी थी पार्थेनियम के रिफरेंस में, और बेटा एक तालाब में मछलियों के नंबर की बात करी थी, और एक बेटा फॉरेस्ट में टाइगर सेंसस की बात करी थी। ये तीनों पैरामीटर अलग अलग बातों को डिफाइन करते थे, इसलिए ये बात ऑलवेज की नहीं होगी। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, सो 100 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें। अ पॉपुलेशन है 1000 इंडिविजुअल ड्यूरिंग द ईयर, 150 बर्थ एंड 50 इमिग्रेशन, 120 डेथ एंड 30 इमाइग्रेंट आर द रिड्यूस, व्हाट इज द पॉपुलेशन साइज। चलो बेटा टोटल पॉपुलेशन जो दी गई है ये बेटा 1000 दी है, और जो बर्थ है मतलब जो नेटलिटी है ये है 150, और जो इमिग्रेंट है आई है बेटा ये हो गई 50। तो और हमें मालूम है ये दोनों पैरामीटर बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाने वाले हैं। और डेथ मतलब मोर्टेलिटी हो गई बेटा 120 की, और इमिग्रेंट हो गए बेटा 30। अब देखो ये दोनों बेटा घटाने वाले ये हो गए 150, और बेटा ये बढ़ाने वाले ये हो गए 200। तो टोटल पॉपुलेशन में 50 प्लस हो रही है, और आपके पास 1000 थे 50 और बढ़ गए, तो अब बेटा ये हो गए 1050। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 111 करेक्ट ऑप्शन, 101 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 102 देखें, 102 देखें। द स्टेटमेंट फर्स्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिजल्ट जे शेप पॉपुलेशन कर्व। यस बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जे शेप बनाता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वहां बनता है बेटा जहां अनलिमिटिंग रिसोर्स होता है, यहां लिमिटिंग रिसोर्स है, ये बात हो गई गलत। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट आर हैबिटेट सपोर्ट इज कॉल्ड। बेटा वो जो मैक्सिमम सपोर्ट होता है इसे हम लोग कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, और इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज ए कैरिंग कैपेसिटी, और इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 104 की ओर। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से जरा मैच करा दिया जाए। तो बेटा कमर्शियलिज्म शो करेगा कैटिल एग्रेट और कैटिल, और प्रेडेशन शो करेगा लाइन और डियर। म्यूचुअलिज्म लाइकेन का एग्जाम्पल, पैरासिटिज्म कस्कुटा ऑन होस्ट प्लांट कहलाता है। इस तरह से बेटा 104 करेक्ट ऑप्शन अपने पास हो जाएगा। ए मैच विद 3, ए मैच विद 3, बी मैच विद 2, और अपने पास अदर ऑप्शन नहीं है, तो 104 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, रिगार्डिंग द रोल ऑफ प्रेडेटर इन इकोसिस्टम व्हाट इज द कंसीडर एज ए
ट्रू स्टेटमेंट, बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, ध्यान से देखना है, इकोसिस्टम के रेफरेंस में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। चलो, प्रेडेटर कंड्यूट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के लिए जरूरी है प्रेडेटर इलिमिनेट ऑल प्रे स्पीसीज, बट बेटा ये बात गलत है, ये प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, इलिमिनेट नहीं करता। और ठीक, और ये प्रेडेशन में भी कंट्रीब्यूट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, यस। स्पैरो ईटिंग सीडी कैन कंसीडर प्रेडेटर एंड ब्रॉड इकोलॉजिकल सेंस, यस। तो बेटा बी आर इनकरेक्ट बट ए सी डी आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। अब देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर हम लोग थर्ड की बात करते हैं और थर्ड की बात, तो बेटा ये करेक्ट वाली बात होगी, और क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, ऐसी गलती नहीं करेंगे, इनकरेक्ट केवल ऑप्शन बी है, इसलिए 105 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें, सर्सन इफ प्रेडेटर इज ओवर एक्सप्लॉइट द प्रे, अगर प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट करता है प्रे को, तो बेटा जो प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, दिस इज ट्रू। प्रेडेटर डिपेंड्स अपॉन प्रे फॉर फूड एंड सर्वाइवल, दोनों बातें सही हो गई, और एक्सप्लेनेशन भी बेटा हो गया करेक्ट, दोनों हो गए, एक्सप्लेनेशन भी हो गया करेक्ट। इस तरह से बेटा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, फ्लेमिंगो एंड फिशेस कंपीटिंग जू प्लैंकटन इन साउथ अमेरिकन लेक इज एन एग्जांपल ऑफ, बेटा जब गॉस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब डिफरेंट स्पीसीज का सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिट करती है, जो गॉस बाबू के अकॉर्डिंग सही नहीं था, सो इट इज केस ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। गॉस बाबू का कहना था कि भैया दो सिमिलर स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए कंपीट नहीं कर सकती, तो 107 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 108 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेडेशन, प्रेडेशन के रेफरेंस में कौन सी बात सही है। चलो भाई, प्रेडेशन हेल्प ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल, यस। मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी बेटा प्रेडेशन कहलाता है, ये बात सही हो गई। हर्बीवोरस आर नॉट कंसीडर्ड एज ए प्रेडेटर, ये बात गलत हो गई बेटा, हर्बीवोरस खुद अपने आप प्रेडेटर होता है, बट प्रे का सेंस यहाँ बदल जाता है, वो जो हर्ब का इंटेक कराएंगे उन्हें आप हर्बीवोरस कहेंगे। प्रेडेटर इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर की एब्सेंस में बेटा प्रे पॉपुलेशन एक्स्ट्रा ग्रोथ कर जाती है। अगर आपको प्रिकली पेयर कैक्टस का केस याद होगा, इकॉर्निया का केस याद है, पार्थेनियम का केस याद है, ये इसीलिए बड़ी है क्योंकि बेटा उनके लिए वहां पर उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता। इस तरह से बेटा ए सी डी आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, 108 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 गोट ऑफ द गैलपैगोस, बेटा गैलपैगोस आइसलैंड पर गोट और एबंडेंट टार्टवाइस की बात करी थी, इसमें बेटा गोट की फीडिंग एफिशिएंसी जो ज्यादा होने के कारण बेटा एबंडेंट टार्टवाइस की जिंदगी खतरे में चली गई थी। अब जरा हम लोग कैथमेलस की बात करें, बेटा कैथमेलस इंफीरियर स्पीसीज थी और बैलनेस बेटा सुपीरियर स्पीसीज थी, और हर्बीवोरस एडवर्सली इफेक्ट थे कंपटीशन में। इस तरह से 109 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A3B2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 109 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, चलें तो बेटा अकॉर्डिंग टू गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, टू क्लोज रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्स लिमिटिंग रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनिटली। बेटा गॉस साहब का चौथा ऑब्जर्वेशन था कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर सिमिलर रिसोर्स के लिमिटेड रिसोर्स के लिए कंपीट करेंगी, वो लंबे समय तक को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, लेकिन इनकी इस बात को डिनाई करा दिया मैकआर्थर ने। उन्होंने कहा अगर रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेंगी तो दोनों क्लोज रिलेटिव स्पीसीज लंबे समय तक एग्जिस्ट करेंगी। इस एग्जाम्पल के तौर पर बेटा उन्होंने वार्बलर्स की 5 स्पीसीज का एग्जाम्पल दिया था। According to Gauss competitive inferior species will eventually eliminate under constant resource limitation। अब बेटा जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीट करेंगी, जो इंफीरियर वन है बेटा वो सुपीरियर वन के कंडीशन में वो एलिमिनेट कर जाएगी। तो बेटा दोनों बातें हो गई ट्रू, तो 110 1110 both statement are correct, so correct option is option first।
और बेटा ये बातें दी गई हैं पेज नंबर 199 पर। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो फर्दर हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बात करेंगे 111 की। चले, तो मैनी पैरासाइट आर होस्ट स्पेसिफिक इन्फेक्ट ओनली वन स्पीसीज, यस, इन्हें आप लोग बेटा मोनोजेनेटिक कहेंगे। को एवोल्यूशन ओनली द होस्ट इवॉल्व डिफेंसिव, जब को एवोल्यूशन होता है तो केवल होस्ट नहीं बेटा पैरासाइट को भी एडाप्टेशन करना होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। पैरासाइट में इवॉल्व काउंटर एडाप्टेशन अगेंस्ट होस्ट रेजिस्टेंस, यस बेटा, अगर इंडो पैरासाइट है तो उसे एडाप्टेशन करना पड़ेगा ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहने के लिए। होस्ट एंड पैरासाइट इवैल्यूएशन कैन इन्फ्लुएंस ईच अदर रेसिप्रोकली, यस, तो बेटा फर्दर 1 सीड A, C, D आर करेक्ट बट B आर इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट। फिर वही हम लोग गलती कर रहे हैं, फिर जरा बेटा ध्यान से देखना, ये तो बातें हो गई अपनी ट्रू वाली कंडीशन की, और सवाल में बेटा फिर एक बार पूछा गया था इनकरेक्ट, तो फिर वही आप अपनी गलती सुधारें, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें 112, द स्पेसिफिक वेस्ट स्पीसीज डिसअपियर द करस्पॉन्डिंग फिक्स स्पीसीज। अगर दुनिया से वेस्ट की स्पीसीज विदा हो जाएगी तो बताओ फिग स्पीसीज की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बेटा फिग और वेस्प का रिलेशन प्लांट पॉलिनेटर का होता है, ये को एग्जिस्टेंट को एवोल्यूशन शो करते हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे की कसम खाई है, एक विदा होगा दूसरा अपने आप विदा हो जाएगा, तो 112 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करी जाए, द लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड लीव्स आर कस्कुटा इज एग्जांपल ऑफ। जरा याद कर लें, कस्कुटा को बेटा हम लोगों ने पैरासिटिक प्लांट कहा था, और जब पैरासिटिक प्लांट कहा था तो बेटा इन्होंने एडाप्टेशन किया है लॉस ऑफ क्लोरोफिल कराकर अपने आप को पैरासाइट बनाकर, तो 113 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 114 की बात करें, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड को। चले बेटा, कैटल इग्रेट कमेंसलिज्म को शो करता है, एक पार्टी बेनिफिशियरी, दूसरी नाइदर हार्म आर नॉर गेन, तो बेटा और क्लाउन फिश स्टिंगिंग सी एनीमोन की सी एनीमोन पर होगी बेटा, उनके टेंटिकल से अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, और ऑर्किड मैंगो ट्री का सपोर्ट लेकर उगता है, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, बर्निकेल ऑनवेल फर्दर, तो हमने फर्दर कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। इस तरह से अपने पास मैच हो जाएगा, ए मैच विद 2, बी मैच विद फर्स्ट, एंड 3 एंड डी पैरेलल हो जाएंगे, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये सारी बातें बेटा कमेंसलिज्म से जुड़ी हुई थी, और ये आपको लिखा मिलेगा एनसीईआरटी सेकंड के पेज नंबर 201 पर। The relationship between cattle igret grazing cattle and commensalism because बेटा कैटल इग्रेट और ग्रेजिंग कैटल में कमेंसलिज्म का इंट्रक्शन होता है। क्यों? कमेंसलिज्म के केस में बेटा एक पार्टी पॉजिटिव होती है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान होता है। इस तरह से 115 के करेक्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें। यहां तो ये हार्म्ड की कहानी लिखी है, एक पार्टी फायदे में, दूसरी ना फायदे ना नुकसान में जाएगी। 115 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द शेप ऑफ गिवन एज पिरामिड रिफ्लेक्ट ग्रोथ स्टेटस। जरा ध्यान से देखें बेटा, पहला एज पिरामिड, दूसरा एज पिरामिड, तीसरा एज पिरामिड, केवल आप इन दो लाइनों को अगर देख लें, अगर किसी पिरामिड में बेटा हम दो हमारे 4 का ग्राफ होगा बेटा, वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी, और अगर हम दो हमारे 2 की बात होगी तो वो स्टेबल पॉपुलेशन होगी, और हम दो हमारे 1 की बात होगी वो डिक्लाइन पॉपुलेशन होगी। इस तरह से 116 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। देखें बेटा, ये पेज नंबर 192 पर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कमेंसलिज्म। फिर एक बार कमेंसलिज्म के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी बात सही है, जरा ध्यान से देखें। अभी हम लोगों ने बात किया था एक पार्टी फायदे में और दूसरी ना फायदे ना नुकसान में होगी, इस तरह 117 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। इन प्लांट एनिमल म्यूचुअलिज्म एनिमल आर कंसीडर्ड टू बी पेड फिश। बेटा पॉलिनेशन के लिए म्यूचुअलिज्म के केस में प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप में बेटा जो प्लांट है वो पॉलिनेशन के लिए एक फीस प्रोवाइड करता है, और ये फीस नेक्टर, पॉलिन, फ्रूट और सेफ एग लेइंग की होती है, सेफ
एग लेइंग की होती है। 118 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 118 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, द मेडिटेरियन आर्किड ऑफरी इंश्योर पॉलिनेशन। बेटा जो मेडिटेरियन आर्किड ऑफरी होता है ये जो रिवार्ड देता है बेटा उसे सेक्सुअल डेसिट कहा जाता है। ये सारे आर्किड नहीं देते, मेडिटेरियन आर्किड का केस है। तो 118 करेक्ट ऑप्शन इज 119 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। बेटा ये दिया है पेज नंबर 202 पर। नेक्स्ट देखें, व्हाई इज बायोस्फीयर डिवाइड इनटू टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक इकोसिस्टम। बेटा जो बायोस्फीयर होता है उसे हम टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक सिस्टम में डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड करते हैं तो बेटा हमें ध्यान रखना होगा बायोस्फीयर टू लार्ज है, इसमें बहुत से इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो बिकॉज द बायोस्फीयर इज टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स स्टडी एज होल, इसे एक साथ स्टडी करना थोड़ा सा असंभव होगा, इसलिए बायोस्फीयर में हम लोग डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम को देखते हैं। 120 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। पेज नंबर 205। नेक्स्ट देखें 121 की बात करी जाए, 121 की बात करी जाए। Which of the following statement is about correct? बेटा करेक्ट स्टेटमेंट को देखें। स्पीसीज कंपोजिशन refers to identification and enumeration of plant and animal species in ecosystem. Yes. स्टेटिफिकेशन मीन्स हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं बेटा ये बात होती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये फॉल्स हो गई। ट्री ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल इन फॉरेस्ट, यस बेटा टॉप पर ट्री होगा। और शर्बन हैव जनरली फॉर्म द लोअर स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, ये बात भी सही हो गई। और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो ACDR करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। ये लिखा हुआ है बेटा स्ट्रेटिफिकेशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी पेज नंबर 206। 122 की बात करी जाए, 122 की बात करी जाए, विच स्टेटमेंट इज करेक्टली एक्सप्लेन फ्रेगमेंटेशन इन डिकम्पोजिशन। किसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं बेटा? लार्जर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मटेरियल हमें मिलता है ठीक डिट्राइटस के तौर पर, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं बट कोई केमिकल कन्वर्जन नहीं होता है इससे, और इसे करने के लिए बेटा डेट्रीवोरस जैसा का ऑर्गेनिज्म मैदान में आए जिसे अर्थवाम कहते हैं। तो 1222 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है बेटा? कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर है बेटा जूप्लैंक्टन है। डिकम्पोजर बैक्टीरिया, फंजाई और फ्लैजेलेट्स होते हैं। ऑटोट्रॉप प्रोटोजोआ नहीं होते, हीटरोट्रॉप है, एनिमल के पुराने रिश्तेदार हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो इस तरह से ABD करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर। जब बेटा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात कहेंगे तो बेटा ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर लेवल की प्रोडक्टिविटी होती है, तो ये तो हो गया फॉल्स, ये फॉल्स। और सेकेंडरी प्रोडक्टिव रेट ऑफ फॉर्मेशन बाय कंज्यूमर, ये बात हो गई सही। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। लिख दिया गया है पेज नंबर बेटा 206 207 में, ये रही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो बेटा कंज्यूमर लेवल की प्रोडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125, मिनरलाइजेशन रिफर्स द प्रोसेस ऑफ विच। बेटा जो मिनरलाइजेशन होता है इसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ह्यूमस से रिलीज होते हैं और ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। बेटा कैटाबॉलिज्म से निकलने वाले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेसिपिटेट कर जाते हैं जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होते, और ह्यूमिफिकेशन के बाद जो मिनरलाइजेशन होता है उससे निकलने वाले इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए अवेलेबल होते हैं। 125 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के करेक्ट सीक्वेंस को देखें तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, देन लीचिंग, देन कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। इस करेक्ट सीक्वेंस को आप याद रखेंगे, ये लिखा हुआ है बेटा पेज नंबर 2007 पे। तो यहां से आप शुरू करेंगे, सीक्वेंस को मिलाते आगे चले जाएं। तो पेज नंबर 207। नेक्स्ट देखें 127 की बात करी जाए,
127 स्टेटमेंट ओशियन ऑक्यूपाई अबाउट 50% ऑफ अर्थ। तो बेटा ओशियन जो होता है वो 70% ऑक्यूपाई करता है अर्थ सरफेस एंड इंटायर हाफ ऑफ द ग्लोबल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये बात गलत हो गई। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। लो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इज लार्ज पार्ट ऑफ ओशियन इज मेजर रीजन फॉर इट्स लोअर प्रोडक्टिविटी। ये बात हो गई बेटा सही। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। सो फर्दर 127 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। ये लिखा हुआ है ऑक्यूपाइंग 70% ऑफ द अर्थ। चलो डिकम्पोजिशन इज मेनली कंसीडर ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस बिकॉज बेटा जो डिकम्पोजिशन है वो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है। तो बेटा डिकम्पोजिशन को करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं बेटा ये एरोबिक होते हैं, एरोबिक होते हैं। तो इन्हें डिकम्पोजिशन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेटा टेम्परेचर की बात हम लोग करेंगे, मॉइस्चर की बात करेंगे, नाइट्रोजन और शुगर रिच की बात करेंगे, एरोबिक कंडीशन की बात करेंगे, सारे फैक्टर हैं। तो बेटा फास्टर डिकम्पोजिशन होगा, इसे याद रखेंगे। 128 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 129 की बात करी जाए, 129 की बात करी जाए विथ रेफरेंस टू थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी ट्रांसफर। और यहां फिर बेटा एक बार इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। एनर्जी ट्रांसफर इन एन इकोसिस्टम आर फॉलोज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस, इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बात हो गई गलत बेटा, वो एग्जेम्प्ट नहीं करता, सेकंड लॉ को भी पार्शली फॉलो करता है, इसलिए ये बात हो गई गलत। और कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई रिक्वायर्ड मेंटेन। यस बेटा, अगर एनर्जी इनपुट इकोसिस्टम में होता रहेगा तो ये इकोसिस्टम सस्टेनेबल रहेगा। एनर्जी इस रिसाइकिल, एनर्जी रिसाइकिलिंग नहीं होती बेटा, न्यूट्रिएंट रिसाइकिलिंग होते हैं। तो ये हो गया इनकरेक्ट और हमें इनकरेक्ट ही देखना है। तो बी एंड सी आर इनकरेक्ट, बी एंड डी आर इनकरेक्ट, बी एंड डी आर इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें 130 एक्वाटिक सिस्टम लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द। बेटा जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है उसमें कंड्यूट ऑफ एनर्जी हमें ग्रेजिंग फूड चेन से मिलती है, ग्रेजिंग फूड चेन से मिलती है, क्योंकि बेटा वाटर में माइक्रोब्स का नंबर कम होता है। 130 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, 130 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 131 ग्रेजिंग फूड चेन ग्रास गोट मैन। तो बेटा ग्रास प्रोड्यूसर होगा इस फूड चेन में, गोट प्राइमरी कंज्यूमर होगी, मैन एक्ट एज ए सेकेंडरी कंज्यूमर इन दिस चेन। अब मैन खा रहा तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये बात भी सही है। एनर्जी ट्रांसफर इज बाई डायरेक्शनल, बस ये बात गलत हो गई, एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। और हमें यहाँ क्या ढूंढना है करेक्ट, तो ए बी सी आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें द इंटरकनेक्शन ऑफ ग्रेजिंग डिट्राइटस फूड चेन फार्म। बेटा जब दो अदर अलग तरह की फूड चेन आपस में मिलती हैं तो दे फार्म फूड वेब, ये फूड वेब बनाती हैं। 134 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 133 द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो लार्जर एनर्जी है वो फ्लो करती है किसके थ्रू, तो बेटा टेरेस्ट्रियल फ्लो और कंड्यूट ऑफ एनर्जी डिट्राइटस फूड चेन होती है, डिट्राइटस फूड चेन होती है। 133 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। ये लिखा है बेटा एक्वाटिक इकोसिस्टम में जीएफसी में मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी होती है, और बेटा जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है, जो ग्रेजिंग फूड चेन है इसमें कंड्यूट ऑफ एनर्जी बेटा डीएफसी होती है। पेज नंबर 210। नेक्स्ट देखें द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज ऑफ 4 बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बी। बेटा जो प्लस वाले पैरामीटर होते हैं
इसे आपने नेटलिटी कहा था और इमिग्रेंट कहा था, निगेटिव वाले को मोर्टलिटी कहा था और इमिग्रेंट कहा था। तो अब जरा आप देख लें, तो नेटलिटी एंड इमिग्रेंट एक तरफ आ गए और मोर्टलिटी इमिग्रेशन एक तरफ हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 134। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। देखो ये नेटलिटी, ये भी प्लस और ये भी प्लस और ये हो गए माइनस, इनको एक तरफ कर दिया, इनको एक तरफ कर दिया गया। पेज नंबर 193। नेक्स्ट देखें 135, क्वेश्चन नंबर 135, पिरामिड शेप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड बिकम नैरो टुवर्ड द एपेक्स। अब बेटा अगर कोई पिरामिड नैरो होता चला जाता है एपेक्स में, इसका मतलब जो होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में अगर नंबर है तो नंबर कम होता चला जाएगा, एनर्जी है तो एनर्जी भी कम होती चली जाएगी। तब बेटा यहां हमें ध्यान रखना होगा नंबर और एनर्जी दोनों डिक्रीज होती चली जाएंगी, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी इंक्रीज नहीं करती। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 135 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो ये था बेटा 91 to 135 और आगे का मिशन कंटिन्यू करेंगी प्रतिभा मैम। चलिए बेटा 136 क्वेश्चन से देख लेते हैं। 135 तक आपको संगम सर ने बहुत अच्छा डिस्कस किया है। अब जरा 136 क्वेश्चन नंबर से देख लेते हैं। मैच द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। काफी सारे प्रकार की इकोलॉजिकल पिरामिड दिए जा रहे हैं आपको, मैचिंग टाइप का सवाल है ये। पिरामिड ऑफ एनर्जी बेटा हमेशा अपराइट होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा हो जाएगा? तो कह रहे हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर बात करेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर बेटा बात करेंगे तो पिरामिड ऑफ बायोमास हमारा हो जाएगा इन्वर्टेड इन द इक्वेटिक इकोसिस्टम। इक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड हो जाता है। पिरामिड ऑफ नंबर कैसा हो जाता है? कह रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया सेकंड, सी का हो गया, सी का फर्स्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम शो शार्प डिक्लाइन एट हायर ट्रॉफी पे। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सेकंड ऑप्शन बेटा हमारा इसमें मैच कर रहा है। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, बायोमास का इन्वर्टेड हो सकता है। नंबर का बेटा पिरामिड ऑफ नंबर की अगर बात करोगे तो पिरामिड ऑफ नंबर का हमारा जो पिरामिड होता है, ये अगर ट्री को सिस्टम की बात करेंगे तो ये स्पिंडल शेप का हो जाएगा। तो 136 का बेटा हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्सरी कंज्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड एज। टर्सरी कंज्यूमर्स को आप और किस नाम से जानते हैं? देखना, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर होते हैं जो बनाते हैं, खाना बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स को ही आप कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। दे आर प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर के बाद में आ जाता है प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर्स आ जाते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स हो जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कार्निवोर्स के बाद आ जाते हैं टर्शरी, सॉरी सेकेंडरी कार्निवोर, और सेकेंडरी कार्निवोर हो जाते हैं हमारे, सेकेंडरी कार्निवोर हो जाते हैं टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर, तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है कि टर्शरी कंज्यूमर कौन से? तो बेटा टर्शरी कंज्यूमर्स हमारे ये वाले हैं। टर्शरी कंज्यूमर को आप सेकेंडरी कार्निवोर या ऐसी को आप टॉप कार्निवोर भी बोल सकते हो। 137 का बेटा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले जल्दी से। A sparrow act as both a primary and a secondary consumer in the same ecosystem। कैसे? जब ये स्पैरो बेटा, जब ये गौरैया किसी सीड को खा रही है तो ये हर्बीवोर के तरीके से वर्क कर रही है, और हर्बीवोर को ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर के बाद की जगह मिलती है, T2 लेवल की जगह मिलती है। और जब ये गौरैया बेटा इंसेक्ट को खा रही है, कीड़े को खा रही है, तो इस गौरैया को थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जगह मिलती है, यानी कि T3 पे ये जगह मिलती है। तो देखो स्पैरो तो वही है, लेकिन इस स्पैरो की कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, यानी कि स्पैरो T2 पे आएगा या T3 पे आएगा, ये डिपेंड करता है ये किस चीज को खा रही है। तो फूड चेन हमेशा लीनियर होता है। ट्रॉपिक लेवल आर बेस्ड ऑन द फंक्शन, नॉट ऑन स्पीसीज आइडेंटिटी। ये स्पीसीज की आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, ये इस चीज के ऊपर बेस्ड होता है कि उसका फंक्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इफ अ लार्ज ट्री इकोसिस्टम support many insects, which in turn support fewer small birds and even fewer larger birds, the pyramid of number would be। pyramid of number कैसा होगा बेटा? pyramid of number होगा स्पिंडल शेप का। इसका मतलब क्या होता है? देखना, सबसे पहले अगर प्रोड्यूसर की बात करोगे तो ट्री का नंबर तो 1 है। ट्री के बाद इंसेक्ट्स का नंबर बढ़ जाता है।
इंसेक्ट्स का नंबर बेटा बढ़ जाता है, और इंसेक्ट्स के बाद आ जाते हैं हमारे, इंसेक्ट्स के बाद बेटा हमारे आ जाते हैं वर्ड्स। तो पहली कम, फिर ज्यादा, फिर कम। ये इस प्रकार की पिरामिड को आप स्पिंडल शेप का पिरामिड कहते हो। दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल शेप पिरामिड। इसको आप स्पिंडल शेप का पिरामिड कहते हो। 139 का बेटा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। सवाल क्या कह रहा है बेटा, मैचिंग टाइप का सवाल है आपका। कह रहा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होता है, ठीक है। इक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन कम होती है और जूप्लैंक्टन की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या हो जाता है बेटा, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर जो टोटल लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। किसी भी फिक्स ट्रॉफिक लेवल पे जितना भी लिविंग और जो लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप का नाम देते हैं। 140 का बेटा हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, वाई मस्ट कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट अ ट्रॉफिक लेवल। जब आप एनर्जी कंटेंट का जब या बायोमास का नंबर का कैलकुलेशन करते हैं तो आप किसी भी पार्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को क्यों काउंट करते हैं, क्यों काउंट करते हैं? बिकॉज ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट इंडिविजुअल स्पीसीज, क्योंकि क्या ट्रॉफिक लेवल इंडिविजुअल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। क्या रहे कि बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर इज इक्वल टू इंडिविजुअल अमंग इंडिविजुअल्स, बिकॉज ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप नॉट जस्ट अ फ्यू इंडिविजुअल। जब आप किसी पार्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल की बात करते हो तो केवल एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं, आप उस ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट सारे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये फंक्शनल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, नॉट स्पीसीज से इसका कोई अकेली स्पीसीज से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो 141 का बेटा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 141 का बेटा हमारा तीसरा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 142। 142 सवाल कह रहा है कि मोस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास आर अपराइट। ज्यादातर अपराइट होता है, क्यों अपराइट होता है? कार्निवोर हैव हाईएस्ट रिप्रोडक्शन रेट, ऐसा तो नहीं है। प्रोड्यूसर्स जनरली हैव ग्रेटर बायोमास एंड पॉपुलेशन देन द कंज्यूमर। बेटा जानकर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनका नंबर भी ज्यादा होता है और इनका बायोमास भी ज्यादा होता है, सही है। हर्बीवोर कंटेन मोर एनर्जी देन प्रोड्यूसर, गलत है। एनर्जी इंक्रीजेस एट हायर ट्रॉपिक लेवल, गलत है, एनर्जी तो डिक्रीज कर जाती है। तो 142 का बेटा हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इस हिसाब से। अगला सवाल देखते हैं। ईच बार इन एनर्जी पिरामिड रिप्रेजेंट, ईच बार जो ट्रॉफिक लेवल पे आप ईच बार देखते हैं, ईच बार ये पूरा एक बार क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज दिस ईच बार रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ईच बार नंबर ऑफ स्पीसीज एट ईच ट्रॉपिक लिमिट। बेटा जब आप एनर्जी पिरामिड की बात कर रहे हो तो नंबर कहां से आ जाएगा? आयरन की। बायोमास बिल्कुल नहीं। एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड एट ईच ट्रॉपिक लेवल को ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। 143 का बेटा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैच द साइंटिस्ट इन कॉलम फर्स्ट विद देयर फील्ड इन ऑफ स्टडी इन कॉलम सेकंड। इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? इकोलॉजिस्ट बेटा इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का बेटा क्या काम होता है? तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन को रीड करने का काम करते हैं, यानी कि इसका फर्स्ट हो जाएगा। कॉमन में एक आम आदमी जब इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को देखता है तो बायोडाइवर्सिटी को देख के बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को देख के बहुत ज्यादा अमेज हो जाता है। एंड एलियन विजिटर baffled by डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो 144 का बेटा मैच करके देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो 144 का बेटा पहला ऑप्शन हो जाएगा। आसान सा सवाल था। Which of the following scientists contributed to popularizing the term of biodiversity? The term biodiversity was popularized by Edward Wilson, not given by। given by नहीं है, दिया नहीं था, पॉपुलराइज किया था। किसने पॉपुलराइज किया था? एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज किया था। 145 का बेटा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ राइस। इंडिया में मोर देन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज ऑफ राइस है, सही है बेटा। वेस्टर्न घाट ऑफ ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट, ये भी स्टेटमेंट सही है। नॉर्वे हैज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन इंडिया। बेटा आपको पता है इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी आपको कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी? इंडिया में देखने को मिलेगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी may be reflected in difference in chemical composition of plants।
तो बेटा हमारे कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो पहला सही है, बी सही है और डी सही है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। 146 का बेटा पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The statement has taken millions of years of evolution to accumulate a rich biodiversity. हमें जो भी हमारी डायवर्सिटी है इसको एक्यूमुलेट करने में बिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगा है, बट इट कैन बी लॉस्ट इन लेस देन 2 सेंचुरीज। क्यों ये 2 सेंचुरीज में, यानी कि केवल 200 सालों में ये गायब हो सकती है? क्यों? क्योंकि रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। स्लो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड रैपिड ह्यूमन इंड्यूस्ड लॉस। क्या ह्यूमन इंड्यूस लॉस बहुत ज्यादा है बेटा? तो पहली ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम कोई रिलेवेंट नहीं है, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो कम होना चाहिए। नेचुरल डिजास्टर्स आर द मेन कॉज। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली विद टाइम। तो पहला ऑप्शन हमारा इसका सही हो गया। 147 का बेटा पहला ऑप्शन सही है। 148 some extreme estimate suggest that total number of species on earth could be 10 to 20 million। 20 से 50 मिलियन। एक्सट्रीम कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन, कहते हैं टोटल स्पीसीज की पॉपुलेशन लगभग 20 से 50 मिलियन की है। अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स बाय रॉबर्ट मे प्लेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। तो बेटा स्टेटमेंट सेकंड तो सही है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बात की थी। आईयूसीएन ने एक अलग डाटा दिया था, रॉबर्ट बे की अकॉर्डिंग अलग थी, और एक्सट्रीम एस्टिमेट जो थे ये पॉपुलेशन का, जो स्पीसीज का डाटा अलग देते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कंसिडर्ड अ विटल एनवायरमेंटल इशू टुडे? आज हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को एक वाइटल इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? क्या ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं बेटा। इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, उतनी ज्यादा पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी होगी। वो पॉपुलेशन उतनी ज्यादा स्टेबल होगी और उतना अच्छा इकोसिस्टम होगा। इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इकोसिस्टम। इट प्रिवेंट नेचुरल इवोल्यूशन। तो बेटा 149 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 149 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 150वां सवाल बेटा देख लेते हैं जरा। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के 2004 के डाटा के अकॉर्डिंग अबाउट 1.5 बिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड सो फार। अगर हम IUCN की बात माने तो IUCN के अकॉर्डिंग लगभग 1.5 मिलियन स्पीसीज को खोजा जा चुका है। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये IUCN ने कहा था, IUCN के डाटा में आया था। द एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन विद सर्टेनिटी नॉट। बिल्कुल बेटा, इसका एक अंदाजा लगाएगा। क्या हमेशा एस्टिमेट्स की बात करते हो आप? हमेशा एस्टिमेट्स की बात करते हैं, आप हमेशा अंदाजा लगाने की बात करते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, बट सेकंड इज फॉल्स। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, थर्ड विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैच द फॉलोइंग ग्रुप विद योर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। मैचिंग करिए जरा। एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड फंजाई के बारे में डाटा दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि एनिमल्स मोर देन 70%, जितने भी एनिमल्स अभी तक, जितनी भी स्पीसीज रिकॉर्डेड हुई है उनमें 70% से ज्यादा 70% से ज्यादा एनिमल्स है। प्लांट्स लगभग 22% है। इंसेक्ट्स स्पीसीज एनिमल में सबसे ज्यादा जो हमें ग्रुप मिला है, सबसे ज्यादा स्पीसीज जो मिली है इंसेक्ट की मिली है। फंजाई मोर स्पीसीज देन फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स एंड कंबाइंड। तो ए का 1, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। 151 का बेटा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी की बातें सुनते, ट्रॉपिकल रीजन लाई बिटवीन द 23.5 डिग्री नॉर्थ टू द 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये अगर हमारी अर्थ है, दिस इज पोलर रीजन, दिस इज कूलर रीजन, दिस इज ट्रॉपिकल। यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ये पूरा रीजन हमारा ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। इंडिया इज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट बेटा। टेम्परेट फॉरेस्ट हैज मोर वेस्कुलर प्लांट देन द ट्रॉपिकल। बेटा ट्रॉपिकल में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, उसके काफी सारे रीजंस हैं, आपको पता है। ट्रॉपिकल में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है, तो सी स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ट्रॉपिकल रीजन हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर दैट रिजल्ट इन स्पेसिएशन, जिसकी वजह से वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इसकी ज्यादा होती है, तो डी हो जाएगा। ए सही है, बी सही है, डी सही है। ए बी डी, ओनली फर्स्ट ऑप्शन बी डी करेक्ट। चलिए अगला अगला सवाल देख लेते हैं।
व्हेन प्लॉटेड ऑन लॉग स्केल द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, लॉग स्केल की बात हो रही है बेटा, ये लॉग स्केल की बात हो रही है। वैसे तो आपको पता है S इज इक्वल टू सी की पावर Z होता है, ये आपको लीनियर नहीं दिखता है, ये आपको बेटा लीनियर नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप इसको लॉग के टर्म में लिखेंगे, लॉग S इज इक्वल टू लॉग C प्लस Z लॉग A, अगर आप इसको अब प्लॉट करेंगे तो ये लीनियर कर्व आपको दिखाई देगा। तो अब ये लीनियर हुआ और लॉग स्केल में पूछा जा रहा है तो इट विल बी लीनियर। और एनसीईआरटी में बेटा दिया भी है, एक कर्व आपको कुछ इस प्रकार से दिया है और एक कर्व आपको ये वाला दिया है, तो दिस इज लीनियर कर्व, यही लॉग का कर्व है। चलिए 153 का नेक्स्ट 153 का बेटा देखिए ये दिया जा रहा है लॉग स्केल। अगला सवाल देख लेते हैं। डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम, the David Tillman long-term ecosystem experiment show that plot with more species and less year-to-year variation in total biomass, बिल्कुल सही है। वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल है जिसकी जो भी प्रोडक्टिविटी है ये फिक्स है, ईयर टू ईयर वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। असर्शन तो बेटा बिल्कुल सही है। इंक्रीज स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, बेटा अगर स्पीसीज की डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी घटेगी, सॉरी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये क्या है डिक्रीज करेगी, तो रीजन गलत हो गया। असर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स, तो बेटा 154 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। Consider the following statement about the Amazon rainforest. Amazon rainforest, greatest biodiversity on earth. It has the greatest biodiversity on earth. It is home to more than 40,000 plant species. ये more than 40,000 plant species का घर है, बिल्कुल सही बात है बेटा। It has more than 3,000 species of birds. Scientists estimate about 2 million insect species and may be still undiscovered there. तो कौन कौन से बेटा स्टेटमेंट सही हो जाएंगे? 155 का ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो 155 का बेटा हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 155 का बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 155 का हमारा सही हो जाएगा, 155 का बेटा हमारा सही हो जाएगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। देखिए यहाँ पे देखिए, कोलंबिया लोकेटेड नियर the largely Amazon rainforest in South America has the greatest species of fish, 1,300 species of birds, 13 से 3,000 species of fishes. Species of fishes कितनी है बेटा? 3,000 वर्ड्स की स्पीसीज नहीं है, किसकी स्पीसीज है? फिशेस की स्पीसीज है। चलिए, मैच द प्लांट ग्रुप विद द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, इनके ब्रॉडर क्लासिफिकेशन के साथ मैच करिए। कह रहे मॉसेस, मॉसेस ब्रायोफाइट्स में आते हैं, फर्न्स किस में आते हैं? टेरिडोफाइट्स में आते हैं। सी फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में आते हैं। फंजाई किस में आता है? फंजाई सेपरेट किंगडम है, नॉन प्लांटी में आता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, अगला सवाल देख लेते हैं जरा। कह रहे थे टिपिकल ग्रोथ कर्व ऑब्टेन्ड इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक में आपको कैसा कर्व देखने को मिलता है बेटा? ज्योमेट्रिक का मतलब हो गया कि लिमिटेड रिसोर्सेज जो है ये लिमिटेड है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो आपको सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं जो जे शेप कर्व देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक में सिग्मोइड कर्व आपको देखने को मिलेगा। 157 का बेटा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलो, इफ बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर एस्टिमेट्स डाइवर्सिटी, बेटा आप जो भी हमने कहा कि हमें अभी तक बैक्टीरिया की स्पीसीज कितनी है इस चीज का पता नहीं चल पाया। क्यों नहीं पता चल पाया? क्योंकि जो भी प्रोसेस का यूज करके स्पीसीज को फाइंड करते हो वो प्रोसेस आप बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई कर दिया तो बैक्टीरियल एस्टिमेट्स में इंक्रीज टू मिलियंस। 1858 का बेटा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया लैंड एरिया कितना है? इंडिया का बेटा जो लैंड एरिया है लगभग 2.4% है। भारत पूरे वर्ल्ड का 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया कवर करता है। इंडिया शेयर ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 8.1%, दैट मेक्स अवर इंडिया मेगा डाइवर्सिटी कंट्री वाला एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री बना देता है। रिकॉर्डेड प्लांट स्पीसीज इन इंडिया कितनी है? तो क्या रहा है जितने भी स्पीसीज रिकॉर्ड हुए हैं उनमें से लगभग 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं। स्पीसीज रिकॉर्डिंग ग्लोबली सो फार
ओनली 22%। तो 159 का बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए? 159 का मैच कर लेंगे जरा। 159 का कौन सा आया है? ए का हो गया बेटा चौथा, बी का हो गया पहला, सी का हो गया दूसरा, डी का हो गया तीसरा। चौथा ऑप्शन मैच हो गएगा। अगला सवाल, द सिक्स एक्सटेंशन इन द इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर मास एक्सटेंशन। क्यों? Because it is mainly driven by human activities and occurring 100 to 1000 times faster. थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, according to the Rabbit-Popper hypothesis, every species in ecosystem play an equally important role. अगर Rabbit-Popper hypothesis की बात करेंगे तो Rabbit-Popper hypothesis ने बोला था कि हर स्पीसीज का रोल जो होता है ये फिक्स नहीं होता है। कुछ स्पीसीज की स्पीसीज होती है जिनका रोल इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो असर्शन तो हमारा गलत हो गया। रिमूवल ऑफ एनी स्पीसीज may have more serious impact than the रिमूवल ऑफ लेस क्रिटिकल स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने एक एरोप्लेन से कंसिडर किया था। इन्होंने कहा था कि अगर आप जहाँ पे पायलट बैठता है वहां की जगह या आप जहाँ पे विंग्स है, इसके एरोप्लेन के विंग्स हैं, विंग्स के रिबिट को अगर आप खोल के ले जाएंगे तो एरोप्लेन पूरा तुरंत की तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो स्पीसीज ज्यादा क्रिटिकल है उस स्पीसीज को रिमूव करने से इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एस्थेटिक वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये डायरेक्ट हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमिक बेनिफिट देता है और इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती है। पॉलिनेशन कराते हैं, आप पॉलिनेशन कराते हैं, पॉलिनेशन के साथ साथ ऑक्सीजन लेते हैं, खाने पीने की चीजें लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर एग्रीकल्चर, इट प्रिवेंट ऑल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफन फैसिलिटेट द स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। ह्यूमन एक्टिविटीज ने इन्वेसिव एलियन स्पीसीज की बेटा प्रजातियों को बढ़ावा देने का काम किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेचुरल इकोसिस्टम आर इम्यून टू इन्वेंशन। नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है ये इन्वेंशन के लिए इम्यून होता है। तो स्टेटमेंट बेटा गलत हो गया। नेचुरल इकोसिस्टम हो चाहे मैनमेड इकोसिस्टम हो, दोनों इकोसिस्टम में इन्वेंशन हो सकता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, सेकंड इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन बी भी करेक्ट। चलिए बेटा 164 क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। कह रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डोडो कहां से गायब हुआ? तो बेटा डोडो कहां से गायब हुआ था? डोडो गायब हुआ था आपका, डोडो बेटा आपका गायब हुआ था मॉरिशस से। क्वाइगा कहां से गायब हुआ? अफ्रीका से। थाइलासीन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंड स्टेलर सी काउ फ्रॉम द रसिया। तो ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया फर्स्ट, सी का हो गया थर्ड और डी का हो गया फोर्थ। 2 1 3 4 फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। 164 का बेटा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हैबिटेट लॉस इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन। बिल्कुल सही है। इट इफेक्ट ओनली रेयर स्पीसीज, इट रिड्यूसेस द फिजिकल स्पेस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। ये केवल रेयर स्पीसीज को इफेक्ट नहीं करता है, ये फिजिकल स्पेस को रिड्यूस कर देता है जो कि किसी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। इट डिक्रीजेस स्पीसीज कंपटीशन, इट इंप्रूव इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। 165 का बेटा सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन बिकम हार्मफुल व्हेन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन कब हार्मफुल हो जाता है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन बेटा कब हार्मफुल हो जाता है? क्या ना देखना, आप किसी स्पीसीज का जब यूज करते हो तो यूज करने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब ओवर यूज करने लगते हो तो वो स्पीसीज गायब होने लगती है। व्हेन नीड टर्न टू ग्रीड, जब आपकी जरूरत आपका लालच बन जाती है तो दिक्कत दे देते हो। रिसोर्सेस आर यूजली यूज्ड सस्टेनेबली, गलत हो जाएगा। ह्यूमंस यूज रिन्यूएबल सोर्सेस, गलत हो जाएगा। ह्यूमन ग्रीड एक्सीड सस्टेनेबल लिमिट ऑफ रिसोर्सेस, जब आप जरूरत से ज्यादा संसाधनों का उपयोग कर लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो 166 का बेटा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, एलियन स्पीसीज इन्वेंशन में लीड टू डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज। एलियन स्पीसीज के बेटा इन्वेंशन से जो इंडिजिनस स्पीसीज है उसको खतरा है। सही बात है। ऑल इंट्रोड्यूस स्पीसीज नेसेसरी बिकम इन्वेसिव एंड हार्मफुल। ऑल इंट्रोड्यूस, सारे इंट्रोड्यूस बेटा नहीं, कुछ इनमें से कुछ इन्वेसिव हो जाती हैं, कुछ इन्वेसिव हो जाती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सॉरी फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा। हाउ डू सैक्रेड ग्रुप्स कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया। किस तरीके से सैक्रेड ग्रुप्स जो होते हैं
ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने में मदद करते हैं। दे आर साइंटिफिकली मैनेज फॉर फॉरेस्ट यूज फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। दे एक्ट एज नेचुरल सेंचुरीज प्रिजर्विंग प्लांट एनिमल डाइवर्सिटी ड्यू टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। सैक्रेड ग्रुप्स, ऐसी जगह जैसे कि खासी एंड जेंटिया हिल्स, जैसे कि अरावली हिल्स, इनको सैक्रेड मान लेते हैं, तो यहाँ पे एनिमल डाइवर्सिटी प्रिजर्व हो जाती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट बेटा इसका सही हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर रीजन आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन बिकॉज दे हैव वेरी हाई स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। सही है। Although biodiversity hotspot cover less than 2% of the earth land area, they collectively contain a large proportion of world species। दोनों स्टेटमेंट सही है। तो 169 का बेटा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। Which of the following statement about ex-situ conservation are correct? कौन सा स्टेटमेंट ex-situ कंजर्वेशन से रिलेटेड सही है? कौन सा स्टेटमेंट बेटा सही है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जूलॉजिकल पार्क एंड बोटेनिकल गार्डन सर्व द पर्पज ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ का मतलब हो जाता है ऑफ साइट, तो दोनों ही ऑफ साइट कंजर्वेशन कराने में मदद करते हैं। ex-situ कंजर्वेशन ओनली इन्वॉल्व कीपिंग एनिमल इन क्लोजर्स, कीपिंग एनिमल इन क्लोजर। बेटा कह रहे हैं ओनली एनिमल इन क्लोजर, तो गलत हो जाएगा। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक अलाउ प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट फॉर लॉन्ग पीरियड -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और लिक्विड नाइट्रोजन पे प्रिजर्व कराते हैं। टिश्यू कल्चर कैन बी यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपगेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा? ए सी डी, फोर्थ सही हो गया। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हाइलाइट्स। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या क्या आ जाता है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन बेटा आ जाता है इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेचर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रिगार्डिंग ग्लोबल डाइवर्सिटी इनिशिएटिव, अगर आप ग्लोबल डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स की बात करेंगे तो अर्थ समिट 1992 कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जोहान्सबर्ग समिट 2002 में हुआ था रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। और ओनली डेवलपिंग कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओनली डेवलपिंग कंट्रीज बेटा नहीं, सारी कंट्रीज, ऑल कंट्रीज, 190 कंट्रीज ने प्लेस लिया बायोडाइवर्सिटी को लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिड्यूस करने का। तो ए बी डी हमारा सही स्टेटमेंट हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट बैक्टीरिया के लिए सही है? कौन सा बैक्टीरिया के लिए बेटा सही है? तो पहला कह रहा है कि ऑल बैक्टीरिया आर हेल्पफुल, सारे बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं, तो बेटा पैथोजन की तरीके से कौन करेगा? ट्यूबरक्लोसिस कौन फैलाएगा? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सम बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में। सेकंड स्टेटमेंट सही है। बैक्टीरिया कैन नॉट इफेक्ट क्रॉप, बिल्कुल कर सकते हैं, ये गलत हो गया। बैक्टीरिया ओनली लिव इन वाटर, बैक्टीरिया कैन लिव इन एनी एटमॉस्फेयर। तो 173 का बेटा सेकंड ऑप्शन सही है। इन मस्टर्ड द टाइप ऑफ रूट सिस्टम प्रेजेंट इन, मस्टर्ड में किस प्रकार की रूट सिस्टम प्रेजेंट होती है? बेटा मस्टर्ड आपका डाइकॉट होता है और डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। डाइकॉट में टैप रूट, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट। तो यहाँ पे आपको टैप रूट देखने को मिलता है। 174 का थर्ड ऑप्शन हो गया। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किस चीज का फॉर्मेशन करता है? सबसे बाहर वाली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एंटायर प्लांट बॉडी। 175 का बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ ह्यूमन सेल साइकिल ऑफ अबाउट 24 आवर, ये ह्यूमन सेल की साइकिल चलती है बेटा, इसमें 95% टाइम जो होता है ये इंटरफेज का टाइम होता है। 95% से ज्यादा सेल जो होती है ये इंटरफेज टाइम में रहती है। तो 176 का बेटा हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आसान से सवाल है बेटा, ये बहुत ज्यादा कुछ टफ है नहीं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म जो होता है ये आपका सर्टोली सेल्स के अंदर धस जाता है फॉर द न्यूट्रिशन और कुछ समय बाद रिलीज हो जाता है बाय अ प्रोसेस नोन एज स्पर्मिएशन। सवाल कह रहा है किसमें धस जाता है? ये धस जाता है सर्टोली सेल्स में फॉर द न्यूट्रिशन। 177 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। द टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेल डेवलपमेंट इन विच ओनली वन मेगास्पोर इज फंक्शनल। बेटा आपको पता है मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन 4 में से 3 डिजनरेट कर जाते हैं, केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, 1 फंक्शनल मेगास्पोर। और इस प्रकार के डेवलपमेंट को आप मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का नाम देते हैं क्योंकि 3 डिजनरेट कर जाते हैं, केवल एक बचता है। 178 का बेटा हमारा हो जाएगा थर्ड, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपको देखने को मिलता है एम्ब्रियो सेल के डेवलपमेंट के टाइम पे। चलिए 179 बेटा देख लेते हैं जरा। कह रहे कि एसेसरी पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस मेनली बाय।
बेटा ये एंटीना के तरीके से काम करते हैं और इनके दो मेन फंक्शन होते हैं। सबसे पहला काम ये रेंज को वाइड कर देते हैं और दूसरा काम ये फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज डायरेक्टली, प्रोटेक्टिंग क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन एंड वाइडनिंग लाइट एब्जॉर्बिंग रेंज। सेकंड स्टेटमेंट बेटा करेक्ट हो जाएगा 179 का। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, वाई इज लिम्फ कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्यों बोलते हैं, of the body for transporting and defense system. It directly form red blood cells in tissue. It carries from intestine villi. It carries fat from intestinal villi. ये intestinal villi से fat का absorption करता है. Contain lymphocyte for immune response. Second statement बेटा सही हो जाएगा इसका। तो ये थे बेटा आपका SBTS का आज का सॉल्यूशन। आधा आपको संगम सर ने डिस्कस किया है, आधे क्वेश्चंस आपको मैंने डिस्कस किए हैं। देख लीजिए आपका कौन सा सवाल गलत हुआ है। थैंक यू सो मच।